वेदम वर्ल्ड स्कूल में शुरू हो रही है वेदम संवाद इंटरेक्शन सीरीज और हमारी इस सीरीज की पहली गेस्ट हैं उषा विश्वकर्मा जी, जो अब तक लगभग 1,57,000 से ज्यादा बच्चों को निशस्त्र कला सिखा चुकी हैं, जो कि एक आत्मरक्षा की कला है। और यही नहीं, उन्हें 15 राष्ट्र पुरस्कार भी मिले हैं। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया है और साथ ही साथ फोर्ब्स मैगजीन में भी इनका नाम दर्ज है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के सैकड़ों मंचों से उन्हें काफी सराहना मिली है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। आइए सुने उनके अनुभवों को और मिलकर बच्चों का एक बेहतर भविष्य गढ़ें। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या आप एक वाक्य में ये बता सकते हैं कि इतने सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के आपको कैसा लग रहा है आज? देखिए, मेरा जो आत्मविश्वास बढ़ता है और मेरी जो ऊर्जा बढ़ती है बच्चों के साथ ही बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे आज आकर के मुझे बहुत अच्छा और ऊर्जा महसूस हो रही है। धन्यवाद। आपने अपने बचपन में यह मुश्किलों का सामना कैसे किया? आपको पहला रास्ता कैसे मिला जिसमें आपने सिर्फ अपने लिए ही नहीं पर दूसरों के लिए भी चीज़ें बेहतर बनाई? और बचपन में तो मतलब बचपना मेरा अच्छा नहीं था। कई बार होता है कि आपको अपना बचपना याद करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए मेरा बचपन याद करने जैसा कुछ था नहीं। और बचपन को याद करना मतलब फिर से ट्रॉमा में चले जाना। तो ठीक है, आपने ये सवाल किया है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो 5 साल की उम्र से मुझे याद है चीज़ों को। तो मैं बस्ती की रहने वाली हूँ और क्योंकि बड़ी फैमिली थी तो पिता का कुछ मेरी दादी से अनबन हुई और पिताजी घर छोड़ के चले गए। तब मैं 5 साल की थी और क्योंकि बड़ी फैमिली थी और गांव में एक पति का जाना और बिना बताए, अभी तो फ़ोन है हमारे पास, तब तो फ़ोन भी नहीं था, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो सारा ब्लेम एक स्त्री पर डाल देना। तो ठीक है, माँ मेरी दादी के पास थी तो वहाँ बहुत सारे टॉर्चर उसको मिल रहे थे, तो मेरी माँ मायके चले आई मेरी नानी के पास। लेकिन इस बार आना बहुत डिफरेंट था। पहले नानी वहाँ जाते थे तो बड़ा सम्मान मिलता था और वो लाड प्यार और वो जो नखरे उठाए जाते थे, इस बार अलग था। इस बार कोई लाड प्यार नहीं था, कोई नखरे उठाना नहीं था, माँ को कभी भी बोल देना। और वो भी मैंने देखा कि मेरी माँ जिसको भाई बोलती थी, लेकिन मेरे पापा के जाने के बाद उस पर शक करने जाना लगा। मतलब अगल बगल ये कानाफूसी होने लगी कि इतनी अच्छी होती तो मर्द छोड़ के थोड़ी ना जाता। मेरी माँ को भी नहीं पता कि मेरे पिता गए कहाँ हैं, लेकिन वो ब्लेम मेरी माँ को आ रहा था। खैर, मैं पहली बार स्कूल जाती हूँ। आप पहली बार स्कूल आए होंगे तो क्या खुशी रही होगी। वैसे मेरी भी खुशी थी। हाँ, उस समय इतना अच्छा स्कूल नहीं था, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इतनी अच्छी ड्रेस नहीं थे। तो हमारे समय में हम बोरा लेके जाते थे, बोरा और पटरी, जहाँ पे स्लेट बोलते हैं उसको, काली गोली पोत के ले गए पहली बार स्कूल। हम बोरा बिछा के बैठे, तब तक गुरुजी आ गए। हमारे यहाँ टीचर को गुरुजी या मुंशी जी बोलते हैं। और बैठे और बच्चों के साथ, मुझे याद है, पेड़ के नीचे वैसे ही 2 मुंशी जी आते हैं कि ये बच्चा, मतलब गांव में तो बहुत चेहरे सबके परिचित होते हैं, तो कहीं ये कौन है, ये नया चेहरा है, क्या क्या लड़की है? तो पता चला ये फलाने की लड़की है। तो अच्छा, बस ये बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं तेरा बाप कहाँ गया? नहीं पता मुझे मेरा बाप कहाँ गया। और वो दोनों मुंशी कुछ आपस में बात करते हैं और सारे बच्चे हंसने लगते हैं। नहीं पता मुझे वो क्या बात करते हैं, क्यों हंसते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है।
और मैं उठती हूँ, चले आती हूँ घर। उसके बाद मैं स्कूल नहीं जाती। उस 5 साल की बच्ची का कोई क्राइम नहीं था। उस 5 साल की बच्ची को नहीं पता था उसके पिता कहाँ हैं, लेकिन ये उनको बोला जाता है। फिर मैं कभी स्कूल नहीं जाती और ऐसे ही समय बीतने लगते हैं और कुछ समय बाद मैं शहर आ जाती हूँ। ये मेरा बचपना है। धन्यवाद मैम। आपको निशस्त्र बनाने के पीछे क्या कारण है? निशस्त्र को आपने कैसे एक्सेसिबल बनाया उन लड़कियों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आती हैं तथा छोटे छोटे गांव से आती है? इन सब के लिए, इन लड़कियों के लिए आपने निशस्त्र कैसे एक्सेसिबल बनाया? देखिए, निशस्त्र कला बनाने के पीछे मुझे लगता है कि चाहे वो गांव की लड़की हो या शहर की, चाहे वो एक मजदूर की बेटी हो या एक बहुत बड़े अधिकारी की बेटी हो, वो एक बेटी है, एक वो औरत है। जब आप अपने पद पे रहते हैं तो आपको नहीं देखा जाता है कि आप लड़की हैं, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलती हैं ना तो आपका पद वद भूल जाते हैं लोग। वो सिर्फ टारगेट करते हैं कि आप एक स्त्री हैं। निशस्त्र कला जब ये बना तो इसके पहले रेड ब्रिगेड बना। रेड ब्रिगेड कैसे बना? वो एक था कि क्योंकि 2006 में मेरे साथ बलात्कार की कोशिश हुई और इससे पहले मैं बहुत तेज तर्रार लड़की थी और बहुत बोलने वाली लड़की थी। मेरी माँ को हमेशा ताने मिलते थे कि तुम्हारी बिटिया जो है वकील बनी, क्योंकि हमेशा बोलती रहती थी। कुछ भी गलत होता था तो छोटा बड़ा नहीं देखती थी, घुस जाती थी। तो मम्मी को कई बार ताने मिलते थे कि वकील बनी, तो मम्मी को बुरा लगता था। तो मैंने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि मैं वकील बनूंगी। तो खैर आर्थिक समस्या थी और शायद ईश्वर ने कुछ और ही लिखा था मेरे लिए। आज मैं हूँ 6-6 घंटा बोलती हूँ लेकिन वकील नहीं हूँ। तो ये मेरी इच्छा ईश्वर ने पूरी कर दी। वकील कम बोलते हैं लेकिन मैं 6 घंटा नॉन स्टॉप बोलती हूँ ट्रेनिंग के दौरान। तो लेकिन निशस्त्र कला कैसे शुरू हुई? जब मेरे साथ 2006 में बलात्कार की कोशिश हुई और मैं अपने आप को बचा तो ली, लेकिन जो मुझे सदमा लगा, मुझे 1.5 साल ट्रॉमा में रहना पड़ा। जब आप आराम से पेपर में पढ़ लेते हो कि हाँ किसी लड़की को उठा लिया गया, किसी लड़की को बलात्कार किया गया, टीवी में देखते हो, लेकिन टीवी में बहुत डिफरेंट होता है बलात्कार। जब किसी लड़की के साथ घटना होती है उस समय वो सांस भी नहीं ले पाती है। उसको कैसे पकड़ा जाता है, कैसे खींचा जाता है, कैसे नोचा जाता है, वो शायद वही समझ सकती है। और अगर वो बच गई तो उसका दूसरा जीवन है। जब मेरे साथ ये कोशिश हुई तो बहुत मुश्किल हुआ मेरे साथ कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा जानने वाला मेरा साथी था और मैं बच तो गई लेकिन दिमागी रूप से बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई और मुझे वो ठीक होने में 1.5 साल लगा। और जब मैं ठीक हुई तो एक बात का पता चला मुझे एहसास हुआ कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। एक लड़की के अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आपकी इस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया और जब ये निर्भया केस हुआ तो हमारे लिए बहुत अलग, क्योंकि उससे पहले तो हमें लगता था कि हम शिक्षा ले लेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, आज भी वही लगता है लोगों को। लेकिन जब ये निर्भया केस हुआ तो ये बात समझ में आई कि हम कहते हैं हम पापा के साथ चले जाएंगे, चाचा के साथ, भैया के साथ, पति के साथ, मम्मी के साथ, लेकिन वो तो अपने दोस्त के साथ भी नहीं बचा पाई। तो हमें अपने आप को ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं से कर सकती हूँ। तो उस समय खूब चलन चला था, मार्शल आर्ट सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, तो हम भी उस भी लाइन में लग गए। तो हमने इंडिया से मार्शल आर्ट सीखा
और जब मार्शल आर्ट सीखा तो मोबाइल पे फेसबुक पे जाने लगा कि सीख रहे हैं। तो उसको देख के 5 कंट्रियों ने संपर्क किया मुझे, 5 देशों के लोग यहाँ आए और ताइक्वांडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस, करमागा जो बहुत बड़ी टेक्निक मानी जाती है डिफेंस के लिए, तो 5 देशों के लोग आए और हमको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिए और हमारे अंदर ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया। तो हमको लगा कि हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हमने 25 सर्वाइवर को अलग अलग शहरों से बुलाया जिनके साथ रेप, गैंग रेप जैसी घटना हुई थी। उनको हमने ट्रेनिंग देने की बात कही और क्योंकि हमने 5 देशों से ट्रेनिंग ली थी इस तरह की, तो एक बड़ा ही आत्मविश्वास था। तो हमने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, लेकिन वहाँ हम फेल हो गए क्योंकि जिनको हमने बुलाया उन्होंने बोला कि जो आप मुझे ट्रेनिंग दे रही हैं, मेरे साथ जब घटना हुई तो ये किक पंच काम नहीं आया। आप मुझे किक बता रही हो, पंच बता रही हो, थ्रो बता रही हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि मुझे अचानक से घसीटा गया था, अचानक से उठाया गया था, अचानक से बाल खींचा गया था, अचानक से किडनैप किया गया था और उसमें कोई दूरी नहीं थी, वो बिल्कुल क्लोज में थे। तो हमारे लिए तो बेइज्जती हो गई हमारी कि अब हम क्या करें। तो उन महिलाओं और लड़कियों ने एक बात कही कि मेरे साथ जो होना था हो गया, नहीं बचे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ कैसे कैसे घटना हुई थी। अगर उसको देख करके आप कुछ बना सकती हैं तो शायद बाकी लड़कियां बच जाएं। एक सर्वाइवर के लिए रिपीट करना अपने साथ जो घटना हुई है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे साथ हुई नहीं थी, लेकिन जब मैं उसको दोहराती हूँ तो मैं उसी फेस में चली जाती हूँ। लेकिन उन महिलाओं, उन लड़कियों ने बताया, हमने उस पर काम करना शुरू किया और करीबन हमने 30 टेक्निक निकाली जो कि 5 से 10 सेकंड में आप अपने आप को कैसे बचा सकती हैं, वो काम करना शुरू किया और उसका प्रैक्टिकल किया और उसका नाम रखा निशस्त्र कला। अभी तक निशस्त्र कला के माध्यम से हमने 2.5 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, ऐसे निशस्त्र कला। अति सुंदर मैम, शुक्रिया। आप अक्सर बताती हैं कि पेट्रियार्की की पहुंच बलात्कारी के कर्मों तक सीमित नहीं है, एक आत्मा संदेह सर्वाइवर के आत्मा संदेह में बनी रहती है। आप एक सेल्फ ब्लेमिंग विक्टिम को यह पहचानने में कैसे सहायता करते हैं कि उनको भी रिस्पेक्ट, इज्जत और मदद की ज़रूरत है, वो वर्दी है इस चीज़ के लिए? देखिए, पितृसत्ता कोई लिंग नहीं है। हम ये सोच के चले कि पितृसत्ता सिर्फ एक पुरुष के अंदर ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। पितृसत्ता एक सोच है और वो अंदर, पुरुष के तो अंदर है ही, वहाँ से जन्मा, लेकिन अभी हम सबके अंदर फैल गई है, वो आपके अंदर भी है। पितृसत्ता अभी सबके अंदर फैल गया है। तो पितृसत्ता को पहचानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः ही दिख जाती है कि भाई आप बहुत नॉर्मली, क्योंकि वो जो सोच है कि किसी को भी विशेषकर एक महिला अगर कोई अच्छा अचीव कर रही है तो सामने वाले को बर्दाश्त नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं है वो कि वो एक पुरुष को ही बर्दाश्त ना हो, एक औरत को भी बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उसको ये लगता ही नहीं है कि ये औरत कैसे कर सकती है, क्योंकि वो ताकत तो एक पुरुष में ही दिखाई गई है। तो आज हमने वो सब रिसीव करके रखा हुआ है। कोई अगर ज़्यादा ताकत वाला काम करता है, जैसे मैं अभी, हमारे एक वकील साहब आए, अभी हम ट्रेनिंग कर रहे थे 3 दिनों की, तो वो साइंस समझाने लगे और वो बोले कि कुछ बताएं कि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं स्त्री के अंदर, वो स्त्री नहीं होती है, उसमें पुरुष के गुण पाए जाते हैं। तो उन्होंने जो जो बताया वो सब मेरे अंदर था। तो हमने कहा तो हम स्त्री ही नहीं है फिर।
वकील साहब सरकारी थे, हमने कहा तो आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि हम स्त्री नहीं हैं, और ये हमको प्रूव भी करना पड़ेगा। भाई मैं मार लेती हूँ अच्छे से, चिल्ला लेती हूँ, गरिया लेती हूँ, पटक देती हूँ, भाई आप हमसे 8-10 घंटे काम करवा सकते हैं, 4-4 दिन हम सोएंगे नहीं, तो इसका मतलब हम स्त्री नहीं है, वो पुरुष के गुण हैं। तो ये किसने जस्टिफाई किया कि भाई एक औरत अपने जैसे को बाहर निकाल सकती है 9 मंथ रख के, तो आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ताकत जब ज़्यादा मसल्स की होती है तो वो पुरुष है? तो ये ऐसा नहीं है। पितृसत्ता एक सोच है और मुझे लगता है कि वो सबको समझने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा, एक स्त्री को अपना बचाव करना है, तो कैसे समझ सकती है? तो कई बार होता है कि हम जानते हैं कि सामने वाला गलत है, जानते हुए भी हम विश्वास करते हैं। हमें पता है मेरा पति बहुत दुष्ट है, लेकिन हमको उसके साथ 7 वचन निभाने हैं, 7 जन्मों तक हमको उसके साथ रहना है। ये हम जानते हैं कि वो मारेगा करके, वो चिल्लाएगा, मेरा बाल नोचेगा, मुझे बेइज्जत करेगा, लेकिन उसके बाद भी वो मेरा पति है। हम जानते हैं मेरा पति, मेरा प्रेमी, पति थोड़ा पीछे करते हैं, अभी प्रेमी पे आते हैं। आजकल प्रेमी वाला ज़माना ज़्यादा चला है। अब हम आपकी जनरेशन में देखते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो पूरा मिनट टू मिनट खबर लेता है बाबू सोना कह के। अब हमें लगता है वो मेरी केयर करता है, हमें पता है वो दुष्ट है, लेकिन हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि अगर बॉयफ्रेंड ने बोल दिया है कि आपको शादी में नहीं जाना है, तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, हम नहीं जाएंगे, कुछ हो जाए। तो हमें पता होता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो गलत है। हमें लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होता नहीं है। जी मैम, आपके हिसाब से आज भी हमारे समाज में विमेन सेफ्टी और डिग्निटी को लेकर सबसे बड़ी गलत सोच क्या है? गलत सोच हम समझे नहीं। कि जैसे औरतों को अपने अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे सबसे बड़ी गलत सोच क्या है कि मतलब औरतों को मदद नहीं करना चाहिए, उनकी गलती है, उन पे ब्लेम क्यों डाला जाता है? अच्छा, ये कौन है जो हमको अधिकार देगा? पहले तो इससे शुरू करते हैं। मतलब आप हो कौन हमको अधिकार देने वाले? आप कौन हो? अधिकार है हमारे पास, हमें उसको जानने की ज़रूरत है। भाई बहुत आसानी से हमारा पति कह देता है, हमारे माता पिता कहते हैं मैंने तुमको आज़ादी दी। भैया हो कौन तुम? हम क्या पिजड़े उजड़े में बंद हैं कि अब खोल दिया हम उड़ गए? नहीं है ना। ये संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। हमने वो मान रखा है कि कोई देगा तब हम लेंगे। जो आपने कहा ना पितृसत्ता, उसी से कनेक्ट होता है। हमने खुद ये एक्सेप्ट कर रखा है कि हमको कोई बाहर जाने देगा तब हम जाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी है अधिकार। आपको किसी से प्रेम होता है तो शादी कर लेती है ना, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। आपको ड्रेस ये पहननी है तो कैसे भी हम कर लेते हैं। ठीक है, माँ बाप ने मना किया तो हम बाहर जाके पहन लेते हैं, कर लेते हैं ना। जो हम जिस पे जिद कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं। तो ये अधिकार देने होने वाला कोई नहीं हमारे पास है, बस उसको पहचान लीजिए और उसको जान लीजिए। संविधान ने बराबर का सबको अधिकार दिया है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, उसको आप कितनी देर में एक्सेप्ट करती हैं उस पर गौर करने वाली बात है। बिल्कुल सही मैम। आपने हजारों
लड़कियों की ज़िंदगी बदली है, क्या अभी भी कोई एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी घटना है जो आपको इमोशनल कर देती है? घटनाएं तो बहुत सी हैं। मतलब मेरे लिए हर दिन खुशी का होता है और हर दिन मैं रो भी लेती हूँ, क्योंकि समाज में ना कि आप सोचते हो कि आप ही दुखी हो एक चीज़, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी है कि हम खुश भी हैं। हमें एक चीज़ जो मुझे बहुत दुखी करती है वो औरतों से रिलेटिव है। जैसे जब आपने अधिकार की बात कही है। जी मैम। आप किस क्लास में? 12th में। 12th में। कितने साल की हैं? 17 साल की। 17 साल की। आप? 17। 18 का है यहाँ कोई? लड़का या लड़की? लड़का। अच्छा। अब कक्षा 12 में पढ़ती हैं। जी मैम। ठीक। क्यों पढ़ रही हैं? अच्छा जीवन के लिए, जी मैम। अच्छी नौकरी के लिए। सभी पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? नौकरी क्यों करनी है? अच्छा पैसा कमाना है। अच्छा पैसा क्यों कमाना है? अच्छी लाइफ। और लड़कियां क्यों अच्छा पैसा कमाना चाहती हैं? इज्जत के लिए। किसने बोला? आपने। क्या नाम है आपका? रिशिता। रिशिता। इज्जत क्या है? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। ठीक है। आपने अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छा आपका कॉलेज है, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, एक अच्छी पोस्ट पे चली गई, आपकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको पैकेज मिलेगा। ठीक है। शादी कर ली, करेंगी, उसमें कोई बात, कोई गड़बड़ बात नहीं है, करेंगी। चलिए नहीं भी की। अभी आप 16 साल की होंगी, 17 साल की। आपने अधिकार की बात कही है। जी मैम। अब आप 20 साल की हो गई और कॉलेज में पढ़ रही हैं, है ना? लेकिन आधे घंटे लेट हो जाइए घर पे। आप घर पहुंचने में आधे घंटे लेट होइए, क्या होगा? पेरेंट्स परेशान होंगे, घर वाले परेशान होंगे कि कहाँ चली गई है। पर यही सेम मतलब रूल जो होता है लड़कों पे अप्लाई नहीं होता है। और भाई 15 साल का है, आप 20 साल की हैं, भाई 15 साल का है, वो 2 घंटा लेट गया, क्या होगा? आपने कहा कि ट्रैफिक थी या लेट हो गया, लेकिन तब भी 30 सवाल रहेंगे आपके पास। और आपने कहा कि हम सहेली वहाँ रुक गए थे, तो सहेली को फ़ोन करके कंफर्म किया जाएगा कि आप सहेली वहाँ थी या नहीं थी। कितने साल की हैं आप? 20 साल की, है ना? वो 15 साल वाला लड़का बोला कहाँ थे बाबू? दोस्त वहाँ था। परिवार वाले ये भी नहीं पूछेंगे कि किस दोस्त वहाँ थे। वो कितने साल का है? 15 साल। तो अधिकार किसको ज़्यादा पता है? बहन को। अधिकार अभी किसको? आप 20 साल की हैं और आपने अधिकार को नहीं जान पाई। आप 20 साल के बाद भी दूसरे पे निर्भर हैं। और वो 15 साल का होते हुए भी वो स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। हम 20 साल क्या 50 साल के भी हो जाते हैं। बचपन में माँ बाप से पूछो, भाई छोटा है तब भी आंख दिखाता है, ए कहाँ गई थी? छोटा है लेकिन वो हरकतें उसकी बड़ी वाली होती हैं और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, भाई है, मेरा ख्याल रख रहा है। शादी हुई, जो आपने कहा कि अच्छी इज्जत के लिए। शादी होने के बाद नौकरी आप करेंगे, पैसा आप कमाएंगे, लेकिन सुबह उठेंगे तो आप अपने लिए भी नाश्ता तैयार करेंगे, बच्चे के लिए भी, पतिदेव के लिए भी। और पतिदेव आराम से उठेंगे ठाट बाट से, चाय उनको बिस्तर पे चाहिए, और फिर राजा बाबू बन के ऑफिस जाएंगे। और आप उठेंगी, घर का करेंगी, और जहाँ ऑफिस जाएंगी वहाँ भी स्माइली फेस होना चाहिए। जैसे आपकी टीचर्स आती हैं, वो चक्कर चक्कर सुन के आती हैं, आपकी भी चक्कर चक्कर सुनती हैं। और फिर यहाँ से जाएंगी तो टेंशन इन्हीं को होगा, क्या बनेगा, है ना? इसके ऊपर पैसा जो आप कमा रही हैं,
नौकरी आपकी, अकाउंट आपका, पैसा आपका, लेकिन खर्च जब आप करेंगी तो पूरी तरीके से आप खर्च नहीं कर सकती। आपको बताना पड़ेगा कि आप खर्च कहाँ कहाँ कर रही हैं। लेकिन पति से आप परमिशन नहीं ले सकती हैं कि पति ने कहाँ खर्च किया। एक बार 1.5-2 घंटा लेट हो गई अगर आप स्कूल में, ऑफिस में, तो आपको जवाब देना है। उस पर भी आप पर शक की सुई चलेगी। लेकिन हमारे पति लेट हो गए, 10 बज गया, तो बस ओवरनाइट कर रहे थे और हम भी वो बड़े थक गए होंगे, हिम्मत नहीं है हमारी बात करने की। तो जिस इज्जत की, जिस स्वतंत्रता की आप बात कर रही हैं, हमने खुद से एक्सेप्ट कर रखा है कि हमारी आदत हो गई है बचपन से लेके मृत्यु तक। सुनो जी, ये कर लूँ, मम्मी मैं ये कर लूँ, पापा मैं यहाँ चली जाऊँ। पापा, भाई, माँ, पति जब बोलेगा हाँ तो हम जाएंगे। लेकिन ये जीवन नहीं जीते हैं, सुनिए मैं करने जा रही हूँ। तो जीवन कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कर लूँ या करने जा रही हूँ? किसमें आत्मसम्मान ज़्यादा है? करने जा रहे हैं। तो वो हमने सीखा ही नहीं। यहाँ तक कि जिसको हमने पैदा किया, अपने हाथों बनाया जिसे, हाथ उनके ही हम पर उठे कि जिसको हमने पैदा किया अगर मेरा पति नहीं है तो अपने बेटे से पूछना पड़ता है कि क्या मैं ये काम कर लूँ। तब बेटा परमिशन देता है, जिसको हमने पैदा किया, तब हम वो काम करते हैं। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, नेतृत्व करना आना चाहिए। अगर नेतृत्व करना नहीं आ रहा है तो हमारी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल मैम, ये भी देखने को बहुत मिलता है कि लड़कियां इसीलिए अपनी पढ़ाई अच्छी करती, इसलिए शिक्षा, इसलिए विद्यालय जाती ताकि उनकी बड़े होकर शादी ना हो। क्या ये सच है कि हर एक छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे बस्तियों में अगर लड़की अपने नाम का कुछ बने नहीं, उसे किसी दूसरे के घर भेज दिया जाता है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपका इस पर क्या कहना है? बहुत खतरनाक सवाल है ये। देखो, ये जो समाज ने बहुत जो ढांचे तैयार किए हुए हैं उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि सृष्टि सृजन से चलती है। अगर सृजन रुक गया तो सृष्टि खोखली हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, है ना। तो विवाह एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, गड़बड़ नहीं है। लेकिन विवाह करते समय आप पति नहीं चुनिए, साथी चुनिए, है ना। पति परमेश्वर नहीं है, वो हमारा पार्टनर है, हमारा साथी है। कि मुझे दर्द हो तो आपको एहसास हो, वो प्रेम हो, न्याय हो, सम्मान हो। तो आप जो कह रही हैं कि दूसरे के घर जाना, ज़रूरी नहीं है दूसरे के घर जाना। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उल्टा है, लड़का ससुराल आता है अपनी पत्नी के बीवी के घर। ऐसा नहीं है कि सब जगह कल्चर सेम नहीं है, वो आप तय करिए। आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, भाई मैंने शादी नहीं की, ये मेरा डिसीज़न था। अब ये भी मत करिए कि सब शादी मत करिए तो फिर सृष्टि नहीं चलेगी। क्योंकि सब बैलेंस बनाने के लिए सब कुछ बना हुआ है, उसमें साधु भी हैं, संत भी हैं, मौलवी भी हैं, पंडित भी हैं, है ना। वो सब बना हुआ है संतुलन। तो शादी प्रेम एक बहुत खूबसूरत चीज़ है और वो गलत नहीं है, लेकिन वो उस पर फोकस करिए। पति नहीं चुनना है, पार्टनर, साथी, प्रेमी, सहयोगी चुनना है। और 7 जन्म बाद में, पहले 1 जन्म निपट लेते हैं, फिर 7 जन्म देखेंगे। तो ये अगर सोच करके आप रिश्ते में जाएंगे तो बहुत खूबसूरत चलेगा, बोर नहीं होंगे, हर एक दिन नयापन लगेगा। अति सुंदर मैम। 2003 में एक क्लासरूम से
2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिला है रेड ब्रिगेड को, तो अब आपके लिए रेड ब्रिगेड के और कौन से सपने हैं? अब रेड ब्रिगेड के लिए हमारा कोई सपना नहीं है। हमारी मतलब पीड़ा ये है कि हमारे देश का, समाज का दुर्भाग्य है, मैं ये लाइन हर जगह बोलती हूँ, कि रेड ब्रिगेड जैसी संस्थाएं पैदा हुई हैं। इसमें कोई प्राउड की बात नहीं है। अगर हमारे देश में, हमारे समाज में अच्छी चीज़ें होती तो रेड ब्रिगेड का जन्म ही नहीं होता। क्या ज़रूरत है एक नेता बनने की? उषा विश्वकर्मा ही है नेता। आप सब नेता हैं, आप सब लीडर हैं, सब में वो गुण है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक के पीछे भागते रहो। तो ये हमारे देश में जो चीज़ें हो रही हैं, वो स्त्री का सम्मान ना होना, बैलेंस ना होना, न्याय ना होना, प्रेम ना होना, इसके कारण हमारी जैसे संस्थाएं जन्म लेती हैं। किसी एक को खड़ा होना पड़ता है। अगर ये सृष्टि और ये देश, ये समाज खूबसूरत चले तो क्या ज़रूरत है रेड ब्रिगेड को पैदा होने की? तो रेड ब्रिगेड को लेके कोई सपना उपना नहीं है। थैंक यू मैम। आपने हम लोगों को ये सिखाया है कि आपकी बस एक आवाज़ हर जगह गूंजती है, सारे गांव में, सारे स्कूल्स में, सारे कोर्ट्स में। और आप हम लोगों को ये भी सिखाया कि अगर हम लोग अपनी आवाज़ ना उठाएं कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर स्केर्ड टू रेज योर वॉइस, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर इम्पॉर्टेंट एंड यू मैटर। मुझे एक बात कहनी है। जी मैम। देखिए, रेड ब्रिगेड जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, समाज में, देश में काम कर रही हैं और पूरी दुनिया में ये सामाजिक लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब औरतों को उससे ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि अब आपको देश का नेतृत्व करना चाहिए। हम ठीक है, घर तो संभाल ले रहे हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, टीचर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, वकील बन जा रहे हैं। देश को कब संभालेंगे? क्योंकि हमारे जहन में देश आता ही नहीं है, स्पेशली महिलाओं के अंदर। क्योंकि हमारा फोकस क्या है? अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा परिवार, 2 ठो गाड़ी, 2 ठो बंगला हो जाए, 2 बच्चे हो जाए, पति, मामला सेट। लेकिन लड़का भले ही कितना दुष्ट हो, नालायक हो, वो शादी भी कर रहा है, 2 ठो गर्लफ्रेंड भी रख रहा है, लेकिन नज़र उसके देश पे है। उसको देश का लीडर कैसे बनना है? तो मुझे लगता है लड़कियों में अभी ये चेतना आनी चाहिए कि ठीक है, हमारी देश पर नज़र कब होगी, हम कब जिम्मेदारी लेंगे कि इसका नेतृत्व भी हमें करना होगा। आज हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारी राष्ट्रपति महिला हैं, लेकिन हर पायदान पे वो होने चाहिए। आप महिला लीडर देख लीजिए कितनी है, आपको पॉलिटिशियन मिलेंगी, सोशल में तो अब है ही नहीं। पॉलिटिक्स में भी ऐसे हमारे नेता हो गई हैं महिलाएं कि उनको लगता है कि देश बहुत देर में आज़ाद हुआ है। तो हमें लगता है कि अगर आप सच में नेतृत्व करना चाह रही हैं, एक अंदर लीडरशिप चाह रही हैं और स्वतंत्रता चाह रही हैं, जो सही बात ये है, तो आपको देश की कमान संभालनी पड़ेगी। जी मैम। और देश की कमान संभालने के लिए पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। बहुत एक छोटी सी बात है कि क्योंकि हम ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो जब रास्ते में जाते हैं तो भाई वॉशरूम वगैरह जाना ही पड़ता है। तो जब हम पेट्रोल पंप पे उतरते हैं, तो जब वॉशरूम में जाते हैं तो एक बात समझ में आती है कि इसको बनाया किसी पुरुष ने है। तो मेल और फीमेल टॉयलेट तो दोनों उसी ने बनाया है, लेकिन वो कुंडी अपने हिसाब से ही लगाता है, क्योंकि उसकी हाइट लंबी है। वो ये भूल जाता है कि फीमेल टॉयलेट जब बनती है तो कुंडी थोड़ी नीचे लगानी चाहिए या बीच में लगानी चाहिए। हो सकता है कोई बहुत हाइट छोटी लड़की आए तो सिटकिनी ना बंद कर पाए। वो ये भूल जाता है क्योंकि उसके जहन में नहीं रहता है कि कोई महिला के लिए हम टॉयलेट बना रहे हैं, तो वो सेम बना देता है।
लेकिन जब वो किचन बनाता है तो उसको सोचना ही नहीं पड़ता है, वो औरत के ही लेवल का बनाता है। तो जब देश में आपको बराबरी चाहिए, न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए, तो पार्लियामेंट में बराबर दिखना होगा। क्योंकि हम 5 रहेंगे और 95 वो रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 95 की ही वाहवाही होगी, वो अपने हिसाब से कानून और न्याय बनाएंगे, आपकी कोई सोचेगा ही नहीं। लेकिन जब आप बराबर होंगी तो भाई ये बात सही नहीं है, उस पर बहस होगी, तो वहाँ जाने तक की सफ़र तय करिए, नहीं तो हमारे जैसे कितने लोग आएंगे, कितने लोग चले जाएंगे। बात जो होनी चाहिए वो होगी नहीं। हमें यहाँ भी बराबरी चाहिए और वहाँ भी बराबरी चाहिए, तभी समानता आएगी। धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल हो तो? Would anyone in the audience like to ask a question? Please raise their hands. मैम, आपको कैसा महसूस हुआ था जब आप पहली बार सड़कों पे आके, बड़ी संख्या में आके आपने लड़कियों के न्याय के लिए आवाज़ उठाई थी? मुझे ये महसूस हुआ था कि मैंने बहुत देर कर दी, ये तो मैं कर सकती हूँ, ये बहुत आसान है, और अपने लिए लड़ना तो बहुत आसान है, और उससे भी आसान है जब आप समाज के लिए आते हैं, तो वो आपको ताकत का एहसास होता है। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि क्या लड़की को शादी करना ज़रूरी है? क्या लड़की बिना शादी के इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती? ज़रूरी नहीं है, अगर उनकी इच्छा है तो ना करें वो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको प्रेम है और इस सृष्टि को, इस देश को चलाना है, तो सृजन बहुत ज़रूरी है। और स्वतंत्रता किसी चीज़ में बंध नहीं सकती है। आपको अगर ये लगता है कि शादी के बाद मैं स्वतंत्र नहीं रहूँगी, मेरी स्वतंत्रता छिन जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्वतंत्रता अभी महसूस कर रही हैं तो आप शादी के बाद भी स्वतंत्रता महसूस करेंगी। तो वो ज़रूरी नहीं है, कहीं लिखा नहीं गया है, वो आपकी इच्छा है तो आप शादी कर सकती हैं। कोई आप पर कोई क्राइम का आरोप नहीं लगेगा कि आपने शादी नहीं की, वो आपकी इच्छा है। मैम, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम पुरुष आप स्त्रियों की सुरक्षा के लिए किस तरह सहायता प्रदान कर सकते हैं? क्या बात है, बहुत सुंदर। देखो, आपके बगैर हम तो पूर्ण ही नहीं हैं, अधूरे हैं, है ना। तो अगर आप और हम साथ हो जाएं तो शायद इस सुरक्षा की बात ही ना आ पाए। कि अगर आप हमारे भाव को समझ जाएं, हमारी स्वतंत्रता को, हमारे प्रेम को, हमारे स्नेह को, हमारे सम्मान को, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें देवी ना बनाइए, एक आप अपनी अच्छी साथी की तरह ट्रीट करिए। हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें हमारे साथ 2 लड़के होते हैं, मेल डेमो, और बहुत खूबसूरत बात है वो, क्योंकि अगर वो 2 लड़के ना हो तो हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी। वो लड़के क्या काम करते हैं कि हमारा आपका डर क्या है, एक लड़के से इज्जत ना चली जाए, वो हमारे साथ कुछ गलत ना करे, यही डर है। भाई बाहर हम अगर लेट में आते हैं तो माँ बाप का, परिवार का, स्कूल वाले का यही डर होता है ना। तो हमारे वहाँ जो 2 लड़के होते हैं वो हम 3 दिन ट्रेनिंग देते हैं। तीसरे दिन जिसका आपको डर है, कोई हाथ ना पकड़ ले, कोई ज़बरदस्ती ना करे, तो वो वही एक्ट करते हैं कि आपका हाथ पकड़ के खींचते हैं, आपको घसीट लेते हैं, आपको गिरा देते हैं, आपके ऊपर हो जाते हैं। तो ये जो डर है आपके माध्यम से निकलता है हमारा, क्योंकि पूरे जीवन भर हमें ये समझाया जाता है कि पुरुष से दूर रहना है तुम्हें, और पुरुष को एक हौवा बना दिया गया है।
तो एक लड़की का डर निकल ही नहीं पाता है। तो आपकी एक बड़ी भूमिका है कि आप अगर ये कहने लगें कि मुझे तुम्हें छूने से अगर तुमको डर लगता है तो वो डर हम तुम्हारा निकालना चाहते हैं। वो लड़के बोलते हैं कि मुझे अगर आप मारती हैं, वो बहुत मार खाते हैं, लेकिन मेरे मार खाने से आपका डर निकलता है, तो वो जीवन भर मार खाने के लिए तैयार है। आज समाज में कोई लड़का किसी स्त्री से एक थप्पड़ नहीं खा सकता है, क्योंकि वो अलग ही हिसाब से है। तो आपका जो सवाल है कि आप सिर्फ सम्मान देना शुरू कर दें, रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, ये तो आप करें ही। इसके साथ साथ जो आपका सर्किल है दोस्तों का, उनको ये समझाएं, इससे भी सुंदर दुनिया बन जाएगी। यही सबसे बड़ा सहयोग आपका यही होगा। थैंक यू। मैम, आप एक ऐसी लड़की को जो अपनी फैमिली को ये बताने में डरी हुई है कि वो हरास हो रही है, उसे क्या सलाह देंगी? हैरेस्ट हो रही है तो आप ये कह रही है कि वो कैसे बताए अपनी फैमिली को, है ना? तो उसको बताना चाहिए बेटा। वो अगर ये डर रही है कि वो बताएगी तो परिवार विश्वास नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने परिवार को बताओगे तो वो सुनेंगे। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर को बताओ, आपकी कोई अच्छी दोस्त है तो उसको बताओ, आप अगर फ़ोन चलाते हैं तो चाइल्ड लाइन को बताओ, लेकिन अपनी बात जरूर कहो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपको हैरेस्ट कर रहा है उसको ना बोलो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बता दूंगी, और आँख में आँख डाल के बोलो। और इसीलिए लड़कियों को आत्मरक्षा सीखनी चाहिए कि उसको ऐसी जगह मारो कि उसको दोबारा हिम्मत ना हो आपको परेशान करने की। धन्यवाद मैम। थैंक यू। मैं सारे पूरे वेदम वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आपको बहुत बड़ा धन्यवाद बोल रही हूँ। A small token of appreciation from Vedam family. Thank you. Thank you.